आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट प्रथम वर्ष के लिए हिंदी साहित्य में छंद। छंद के हम 3 वीडियो पढ़ेंगे। 3 वीडियो में आपकी जो उस पाठ्यक्रम में यानी राजस्थान के सभी जो विश्वविद्यालय हैं उनमें चलने वाले सारे जो छंद आपके हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और यह जो टॉपिक है राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय, चाहे एमडीएसयू है, एमजीएसयू है, एमएलएसयू है या जेएनवीयू है, यानी राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कोटा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी है, सभी के लिए छंद का टॉपिक महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है। बीए पार्ट प्रथम में आपके कौन कौन से छंद हैं, उसमें से आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके साथ ही हम छंद की अच्छी जानकारी भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं तो उनके लिए छंद का ज्ञान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। तो छंद क्या है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद कैसे बना, इन सभी के लिए हम अवश्य ही आज बहुत अधिक खुलकर के चर्चा करेंगे। और मैं समझता हूं कि यह वीडियो यानी 3 वीडियो जब आप देख लेंगे तो छंद से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत आपके मन में नहीं रहेगी। सारे छंद, जो भी छंद आप देखना चाहेंगे वो सारे छंद आपको यहाँ मिलेंगे। वैसे अपने अलंकार अपन ने पढ़े तो अलंकार में आपने देखा होगा कि सारे अलंकार आपको प्राप्त हो गए। तो हम देखते हैं आज का ये वीडियो और इसमें छंद को की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं छंद है क्या। सबसे ये पहला भाग है छंद का। सबसे पहली बात है कि छंद है क्या, यानी छंद की उत्पत्ति कहां से हुई, इसकी परंपरा क्या है। तो आपको जैसे मान लो प्रश्न आ जाता है कि छंद क्या है, छंद क्या है, तब आपको इस प्रकार लिखना है कि छंद शब्द चद धातु से बना है जिसका अर्थ है प्रसन्न करना, आह्लादित करना। यानी छंद का अर्थ क्या है, यानी चद से बना है। चद, इसका मतलब छंद का भी अर्थ यही हो गया कि प्रसन्न करने वाली रचना, आह्लादित करने वाली रचना। और चद से ये छद बना। चद से क्या बना, चद था पहले, चद के बाद में छद बना और छद के बाद कालांतर में छंद बना। और छद से ही ये शब्द छंद के रूप में अस्तित्व में आया। अब छंद को परिभाषित करने के लिए विभिन्न विद्वानों की हमें परिभाषाएं देखनी चाहिए। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं में देखिए, सबसे पहले विश्वनाथ ने दी है अपने साहित्य दर्पण में, और उन्होंने लिखा है कि छंदोबद्ध पद ही पद्य है। पद्य का मतलब उनके यहाँ पर छंद है। उन्होंने पद्य का किससे अर्थ लगाया, छंद से, कि छंदोबद्ध पद ही पद्य है जो लघु गुरु स्वर एवं मात्राओं की निश्चित वर्ण योजना के कारण छंद का रूप धारण करता है। यानी जो पद्य है और जिसमें लघु गुरु स्वर है, इसके अथवा जैसे मात्राएं हैं और उनके द्वारा जो नियोजित होता है, इसका मतलब वही छंद का रूप धारण करता है। तो छंद की परिभाषाएं, 2-3 परिभाषाएं हमें जरूर देखनी चाहिए। दूसरी परिभाषा हम देवेंद्र नाथ शर्मा की लेते हैं और वो लिखते हैं कि छंद वह रचना है जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित है। वर्ण अथवा यानी छंद अपन जब आगे प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, 2 प्रकार के छंदों की बात हम पढ़ेंगे, यानी मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो इसका मतलब इन्होंने भी सही लिखा है, वर्ण अथवा मात्रा से नियमित है, इसका मतलब छंद है। अगली परिभाषा है हिंदी साहित्य कोश में, और हिंदी साहित्य कोश में इसकी परिभाषा लिखी गई है कि अक्षर, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति इत्यादि विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना ही छंद कहलाती है। ये हिंदी साहित्य कोश की परिभाषा है। अब हमें सुनिश्चित और सर्वमान्य परिभाषा हमें देनी चाहिए जो हमें याद रखनी है। तो इसका मतलब है कि हम छंद को ये कह सकते हैं कि सुनिश्चित वर्णों या मात्राओं, चरण, यति, गति इत्यादि के विशिष्ट नियमों से सुनियोजित शब्द योजना को छंद कहते हैं। ये आप याद कर लें इसको मोस्टली, कि सुनिश्चित वर्णों या मात्राओं, चरण, यति, गति इत्यादि विशिष्ट नियमों से जो सुनियोजित शब्द योजना है उसे ही छंद कहा जाता है। अब छंद की परिभाषा हो गई, लेकिन छंद के क्या क्या तत्व हैं, जैसे ये अपने परिभाषाओं में आ रहे हैं, चरण क्या है, यति है, गति है। तो ये इनके तत्व हैं और इनके तत्वों को हमें देखना चाहिए कि ये तत्व क्या है। देखिए, छंद के तत्वों में सबसे पहली बात आती है चरण की। क्या बात आती है, चरण की बात आती है।
छंद के तत्वों में चरण है, जैसे ऐसे 7 तत्व हैं, उन 7 तत्वों को हम जरूर पढ़ के देखेंगे। सबसे पहला तत्व है चरण, यानी चरण किसी छंद के, जो छंद का जो लक्षण होता है उसकी पूर्णता की कसौटी है। चरण क्या है? छंद की पूर्णता की कसौटी, मतलब चरण के बिना कोई भी छंद पूरा होता ही नहीं है। और छंद की वो इकाई जिसमें छंद विशेष वर्णों या मात्राओं में सुनियोजित होता है, यानी वो चरण कहलाता है। वैसे मुख्य रूप से प्रत्येक पद में 4 चरण होते हैं। सामान्यतः कितने चरण होते हैं? सामान्यतः प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ 1 2 3 अपवाद भी हैं, जैसे छपय है, कुंडलिया है, उनमें 6 चरण भी होते हैं। तो सामान्यतः चरण की संख्या कितनी है चरणों की? जैसे जब हम चौपाई बोलते हैं, जैसे रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इसमें 4 चरण हो गए, तो इसका मतलब ये चरण है। इसके बाद बात आती है वर्ण, और वर्णों के बिना तो छंद बनता ही नहीं है। वर्ण का मतलब है कि मुख से निकली हुई जो हर एक ध्वनि है वो वर्ण या अक्षर है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मुख से निकली हर ध्वनि वर्ण या अक्षर है। वर्ण या अक्षर है, मुख से निकलने वाली। और वर्ण को हम एक इसकी परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहा जाता है। जैसे ये क है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये कमल शब्द है, तो इसको तो हम अलग अलग कर सकते हैं, क को अलग कर सकते हैं, म को अलग कर सकते हैं, ल को अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको हम अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण जो है, इसको भी जैसे 2 भागों में बांटा गया है वर्णों को, यानी स्वर और व्यंजन के रूप में। किसमें? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के रूप में बांटा गया। तो स्वर क्या है? स्वर यानी स्वर हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 11 माने गए हैं। और व्यंजन जो है वो हिंदी वर्णमाला में 36 माने गए हैं। वैसे 33 होते हैं, लेकिन जो 3 आपके क्षत्रिय हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। तो उनको कितने माने गए? 36 भी माने जाते हैं, कहीं कहीं 37 भी माने जाते हैं, क्योंकि स्वर जो है वो भी इसमें हिंदी में वर्ण की तरह ही माना गया है। तो 11 स्वर और 36-37 वर्ण है, वो इसमें माने जाते हैं। वर्णों में आपने देखा होगा ये ध्वनियां होती है, वर्ण और स्वर होते हैं। स्वर की यदि हम परिभाषा करें तो परिभाषा क्या है? यानी स्वर जो वे स्वतंत्र ध्वनियां जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़े। जैसे अ है तो इसकी स्वतंत्र ध्वनि है, ये स्वतंत्र उच्चारण होता है। और जैसे मान लो व्यंजन है, तो व्यंजन क्या है कि व्यंजन वे ध्वनियां जो स्वरों के योग से उच्चारित होती है। व्यंजन क्या होती है? वे ध्वनियां जो स्वरों के योग से उच्चारित होती है। अर्थात जैसे क है तो इसमें क प्लस ए दोनों ध्वनियां है, इसका मतलब ये इस ए स्वर के साथ या संयोग से उच्चारित होती है, इसलिए इसको क व्यंजन कहा जाता है। अब जैसे स्वर है, तो स्वर में भी 2 बातें हैं। लघु स्वर, ये हमें देखने को होंगे, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर में जैसे ए, ई, उ और री, ये 4 लघु स्वर आते हैं, इनकी 1 मात्रा होती है। दीर्घ स्वर, इसके बाद जितने भी है 7 दीर्घ स्वर है, उनकी 2 मात्राएं गिनी जाती है। कितनी मात्राएं गिनी जाती है? 2 मात्राएं गिनी जाती है। अगला देखिए, अगला इसका तत्व माना जाता है मात्रा। और मात्रा की परिभाषा है, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। अब मात्रा जैसे एक बड़ी मात्रा, एक छोटी मात्रा, यानी लघु स्वर जैसे ए, ई, उ और री, इनके लिए 1 मात्रा होती है। 1 मात्रा का संकेत ये है। और बाकी जो होते हैं 2 मात्राएं हैं, 2 मात्रा के लिए ये संकेत है। इसका मतलब ये क्या है? 2 मात्रा का संकेत है। 2 मात्रा का संकेत। जैसे मान लो यदि हम कमल में मात्रा देखना चाहें, 1 2 3, यानी ये 3 मात्राएं होगी। जैसे उसी प्रकार कमाल शब्द है, इसमें यदि मात्रा देखनी चाहें तो ये 1 मात्रा, ये 2 मात्रा, ये 1, यानी 4 मात्राएं। तो मात्राओं की गणना इस प्रकार होती है। कमाल, जैसे अब मैदान शब्द है, तो इसमें आप मात्राओं की गणना करो। जैसे मैदान में 2 मात्राएं होगी, इसमें भी 2 हो गई, इसमें 1 हो गई, तो टोटल मात्राएं कितनी हो गई? 5 हो गई। इसी प्रकार जैसे हर
जो शब्द है यानी 3 शब्दों में यानी मात्राओं की गणना है वो इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे ऋतु शब्द है, ऋतु शब्द है तो इसमें 2 ही मात्रा है क्योंकि ऋ की एक मात्रा है और इस छोटा तू है तो इसकी एक मात्रा है, तो इसकी मात्राएं कितनी हो गई? 2 मात्राएं हो गई। अब मात्राओं की गणना देखिए, अगली बात, मात्राओं की गणना लघु मात्रा को हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं। लघु मात्राएं कौन कौन सी मानी जाती है? लघु स्वर के योग से बने सभी व्यंजन लघु होंगे। लघु स्वर के योग से, जैसे मान लो ऋतु शब्द है, जैसे लघु स्वर है तो इसमें मात्राएं, जैसे ये तू शब्द है तो तू व्यंजन है तो इसके एक मात्रा ही मानी जाएगी। चंद्र बिंदु वाले व्यंजन लघु स्वर के योग से बनते हैं तो उनकी एक मात्रा ही मानी जाएगी। कितनी मात्रा मानी जाएगी? जैसे हंसत शब्द है, हंसत में ये उस पर बिंदु है चंद्र बिंदु, तो इसकी एक मात्रा ही मानी जाएगी, इसकी एक मानी जाएगी, इसकी एक मानी जाएगी। हंसत, फंसद, इसकी भी एक मात्रा। चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं, चंद्र बिंदु वाला और जो उसका लघु स्वर के योग से बनना चाहिए, जैसे मान लो हंसत में जैसे हुसत हो गया ऐसे, तब तो ये 2 मानी जाएगी क्योंकि बड़े योग की मात्रा है, तब तो 2 मानी जाएगी। लेकिन यहां एक ही, जैसे लघु स्वर है और लघु स्वर के ऊपर यदि कोई चंद्र बिंदु है तो उसकी मात्रा एक ही मानी जाती है। इसके अलावा देखिए, स्वराघातित स्थलों पर प्रयुक्त दीर्घ स्वर भी लघु माने जाते हैं। ये क्या है? देखिए, स्वराघातित यानी स्वर पर जो आघात कम लगता है, जो कम लगा जाता है। जैसे मान लो एक पंक्ति है कि जही पर सत्य सनो, जैसे मान लो एक पंक्ति है, जही पर सत्य सनहु, एक ऐसी पंक्ति है। यहां पर ये जैसे 2 मात्रा वाला है लेकिन यहां पर एक ही माना जाएगा क्योंकि जही शब्द यानी इसके लिए ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसमें स्वर पर आघात लगा हुआ, मतलब थोड़ा बल दिया गया है, इसलिए इसमें एक ही मात्रा मानी जाएगी। जही कर सत्य सनहु, तो इसका मतलब है कि इसमें एक ही मात्रा मानी जाएगी। चौथी बात है कि जब किसी संयुक्त अक्षर के उच्चारण में विशेष बल नहीं लगता हो तो वो भी व्यंजन लघु माना जाएगा। जब जैसे मान लो तुम्हारे शब्द है, तुम्हारे, है ना, अब तुम्हारे शब्द है तो तुम्हारे शब्द में ये 2 है ना, लेकिन इसकी मात्रा क्या है? तुम्हारे यानी 2 ही मानी जाएगी, इसका नहीं है इसका 3 मानी जाएगी, और इसकी एक है, इसके बाद यानी ये टोटल 5 मात्राएं हुई। तुम्हारे, कन्हैया जैसे ये है ना, इसकी एक ही मात्रा मानी जाएगी। तो इसे जहां पर उच्चारण में विशेष बल नहीं होता है वहां पर भी क्या होता है कि एक ही मात्रा मानी जाती है। इसके बाद आती है गुरु मात्रा, और गुरु मात्रा को आपको पता है उसका ये चिन्ह है, यानी ये इस प्रकार, इसका मतलब है 2 मात्राएं। तो गुरु मात्रा दीर्घ स्वरों से बने व्यंजन दीर्घ गुरु होते हैं, दीर्घ या गुरु होते हैं। जैसे दीर्घ व्यंजन है यानी जैसे काला, इसमें ये आपकी मात्रा है, इसमें भी आपकी मात्रा है, इसमें दोनों 2 लगेगा। जैसे गोपाला, इसमें भी 2 मात्रा, इसमें भी 2 मात्रा, टोटल 6 मात्राएं हो गई, है ना। इसका मतलब है कि दीर्घ स्वरों से जो बनती है, जो शब्द बनते हैं या जो स्वर सुसज्जित होते हैं तो उनके लिए 2 मात्राएं काम में आती है। अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण गुरु माना जाता है, ये ध्यान रखना। देखिए अभी तो जैसे मान लो वो चंद्र बिंदु वाला था, अनुनासिक था, उसमें तो एक मात्रा मानेंगे, लेकिन अनुस्वार से, जैसे कंचन शब्द है, कंचन शब्द है तो इसकी 2 मात्रा मानी जाती है, 2 1 1 ऐसे। यानी अनुस्वार वाले जो वर्ण है, अनुस्वार से कोई भी वर्ण जब जुड़ा है तो इसका मतलब उसकी मात्रा कितनी मानी जाती है? 2 मानी जाती है। जैसे हंस में ये हंस में इसकी 2 मात्रा है, इसकी 1 है ना। इसी प्रकार जैसे मंद शब्द है, मंद में ऊपर यानी इसकी 2 है, इसकी 1 है। दुख है, अब जैसे विसर्ग वाले, दुख है, ये इसका आगे विसर्ग है जिसका मतलब 2 मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? 2 मानी जाएगी। प्राय, एक जैसे शब्द है प्राय, तो इसका मतलब इसकी 2 मानी जाएगी। अतः है, इसकी 2 मानी जाएगी, इसके तय के आगे वाली 2 मानी जाएगी, तो ये मानी जाएंगे। संयुक्त अक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण भी गुरु माना जाता है। संयुक्त अक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण, जैसे अग्र शब्द है ना, अग्र शब्द है तो इसमें पूर्ववर्ती वर्ण ये, इसमें 2 माने जाएंगे। पश्च, इसमें 2 माने जाएंगे, इसकी 1 मानी जाएगी। पश्च। शुक्ल, जैसे ये शुक्ल है तो इसमें
इस शुक्ल को, इसको बड़ा माना जाएगा, इसको एक ही माना जाएगा। अगर शुक्ला हो गया तो ये दोनों ही दो हो जाएंगे, शुक्ला। तो ये क्या माना जाते हैं, बड़े माने जाते हैं। जैसे कर्ता, इसमें भी ये बड़ा माना जाएगा। भर्ता, इसमें भी ये बड़ा माना जाएगा। इस प्रकार हमें देखना है। अब जैसे जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो भी गुरु माने जाते हैं। इसके बाद आता है इसका तत्व यति। यति क्या है, यति का अर्थ होता है विराम। क्या अर्थ होता है, विराम या ठहराव, विराम या ठहराव। यानी जब छंद के प्रत्येक चरण के मध्य में, अंत में जो विराम किया जाता है उसे यति कहा जाता है। यानी किसी भी छंद के प्रत्येक चरण के अंत, प्रत्येक चरण के मध्य या अंत में जो ठहराव या जो विराम लिया जाता है उसे यति कहा जाता है। और इसे उचित विराम चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे मान लो ये अल्प विराम है तो कम है, पूर्ण विराम है तो, यानी इस प्रकार का अर्ध विराम का आता है तो इस प्रकार, तो उनके उचित विराम चिन्ह भी उसमें होते हैं। पांचवा इसका तत्व होता है गति। और छंद में जो लययुक्त प्रवाह होता है उसे गति कहा जाता है। इसे हम ऐसे लिखेंगे, छंद में लययुक्त प्रवाह को गति कहा जाता है, गति कहते हैं। ये छंद की प्रारंभिक जानकारी बहुत ही जरूरी है। और छंद की मधुरता और चमत्कार के लिए गति आवश्यक होती है। छंद की मधुरता एवं गति के लिए, मधुरता और चमत्कार के लिए छंद की गति आवश्यक होती है। जैसे मात्रिक छंदों के लिए जो मात्राओं की जो सही गणना के साथ साथ छंद की गति प्रवाह का भी ध्यान रखना आवश्यक है। मात्रिक छंद जो होते हैं, मात्रिक छंदों में जैसे मात्राओं की गणना तो है ही, इसके साथ साथ गति, यानी किस गति से वो पढ़ा जाना, जैसे कवित पढ़ा जाना है। जैसे मान लो एक तुलसीदास का कोई एक कवित है, जैसे मान लो कवितावली में से है, जैसे वर्दंत की पंगति कुंद कली अदरादर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जुरे छवि मोतिन माल अमोलन की। इस प्रकार ये इसे मतलब इस लय में पढ़ना है इसको। सुनि सुंदर बेन सुधार सान सयानी है जान की जानी भली तुलसी तिरछे करे नैन सेन तिने समझाए कछु मुस्काए चली। ये गति है इनकी, मतलब किस प्रकार हमें पढ़ना है। छठा इसका जो तत्व है वो है तुक। तुक क्या है, तुक का मतलब छंद के अंत में जो समान ध्वनियों की जो आवृत्ति होती है, यानी छंद के, लिख लो आप, छंद के अंत में समान ध्वनियों की आवृत्ति को तुक कहा जाता है, तुक कहा जाता है। जैसे बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी। जैसे लास्ट में आया ना, एक तो कहानी थी, एक रानी थी, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ तुक मिल गई, तो यहाँ पर इसे तुक भी कहा जाता है। वैसे बहुत सारे छंद अतुकांत भी होते हैं, कई छंद है वो अतुकांत भी होते हैं। अब अगली बात है गण। और ये गण परिचय है वो हमें वर्णिक छंद जब हम पढ़ेंगे, छंदों का प्रकार पढ़ेंगे, तो वर्णिक छंद में हम इन गणों का परिचय पढ़ेंगे। गण क्या है, गण कैसे बनते हैं, गणों के आधार पर हमें छंद की गणना कैसे की जाती है। जैसे वर्णिक छंद जितने भी है उन वर्णिक छंदों में गणों का क्या उपयोग है। गण में हम यानी कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा गण है। जैसे यगण है, मगण है, तगण है, रगण है, जगण है, बगण है, कौन सा गण है, कैसे पहचानेंगे। गण का सूत्र भी हम पढ़ेंगे, तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अभी हम केवल छंद का गण परिचय हमें उस समय पढ़ेंगे जब वर्णिक छंद पढ़ेंगे। तो वर्णिक छंद अगले वीडियो में पढ़ेंगे और वो वर्णिक छंदों में गण पढ़ेंगे। छंद के प्रकार, छंद मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। मात्रिक छंद की परिभाषा क्या देगी, जिन छंदों में, यहां पर है छंदों में, जिन छंदों में मात्राओं की निश्चित संख्या का आधार पर पद रखे जाते हैं उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। मात्रिक छंद मतलब जैसे मात्राएं निश्चित होती है उनमें मात्रिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद है वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है सममात्रिक छंद, दूसरा अर्धसम मात्रिक छंद, तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंदों में देखिए ये छंद आते हैं, जैसे चौपाई है, चौपाई छंद, रोला छंद, गीतिका, हरिगीतिका, मालिनी, वर्षस्थ, अहिर छंद।
तोमर छंद, मानव छंद, रूपमाला छंद, राधिका छंद, ये सभी क्या है, सममात्रिक छंद है। इनमें मात्राएं समान होती है, चारों चरणों में मात्राएं समान होती है, इसका मतलब ये सममात्रिक छंद है। इनका परिचय पढ़ेंगे अगले वीडियो में हम, कि ये चौपाई क्या है, रोला क्या है, गीतिका क्या है, इसको आप कैसे उदाहरण देंगे, वो सारे हम पढ़ेंगे। अगला है अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक में जैसे दोहा छंद होता है वो अर्ध सममात्रिक होता है, जिसमें अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब है कि जिन छंदों में प्रथम और तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ चरणों में मात्रा समान होती है। यानी इसकी परिभाषा क्या है, जिन छंदों में विषम चरणों में एवं सम चरणों में, विषम चरणों मतलब पहला और तीसरा, सम चरणों मतलब दूसरा और चौथा, विषम चरणों एवं सम चरणों में मात्राएं समान होती है तो उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। मतलब दो चरणों में समान होती है, दो चरणों में अलग होती है। तो जैसे दोहा छंद है, सोरठा छंद है, बरवे छंद है, उलाला छंद है, ये सब चारों क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। और विषम मात्रिक छंद का मतलब विषम मात्रिक में जिसमें चारों चरणों में मात्राएं समान नहीं होती, तो वहां पर छपे छंद होता है, एक तो और एक कुंडलीय छंद, इनमें ये विषम मात्रिक छंदों में आते हैं। तीन प्रकार हो गए मात्रिक छंद की। अब हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद। वर्णिक छंद का मतलब है, वर्णिक छंद की यदि हम परिभाषा देखें तो वर्णिक छंद की परिभाषा में जिन छंदों में वर्णों की निश्चित संख्या और विशिष्ट क्रम पर आधारित रचना की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। जिन छंदों में वर्णों की निश्चित संख्या, वर्ण जैसे मान लीजिए क है, ख है, ये वर्ण है, उसमें मात्राएं थी, यानी ए की मात्रा 1, आक की मात्रा 2, इस प्रकार वो मात्राओं के आधार पर रखे गए थे, ये वर्णों के आधार पर रखे जाते हैं। तो जिन छंदों में वर्णों की निश्चित संख्या विशिष्ट क्रम पर आधारित रचना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहा जाता है। वर्णिक छंदों में हम कौन कौन से छंद पढ़ेंगे, देखिए इंद्र बज्रा छंद पढ़ेंगे, शालिनी पढ़ेंगे, उपेंद्र बज्रा पढ़ेंगे, द्रुत विलंबित पढ़ेंगे, तोटक छंद, बसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरिणी, सवैया, वंशस्थ, कवित, ये सारे छंद है वो आपके पाठ्यक्रम में है। और आप जब तक एमए करेंगे तब तक आपके लिए काम आने वाले छंद हैं, तो आप निश्चित रूप से इनको जरूर याद करें। आपके लिए जो ग्रुप्स बनाए गए हैं वो है आपके 9610208295 पर, इन पर आपके ग्रुप्स भी बनाए गए हैं, यानी विद्यार्थियों के लिए, कॉलेज वालों के लिए, कंपटीशन वालों के लिए, तो आप निश्चित रूप से इसमें ऐड हो सकते हैं। और भी यदि मान लो ये मेरे जो ये नंबर है, इन नंबरों से आप कोई किसी पार्ट का कोई लिंक प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कॉलेज से संबंधित या 12th बोर्ड से संबंधित किसी का भी, तो आप वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये छंद का पहला ज्ञान आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।